गुड मॉर्निंग। तो हम लोग वर्ण विचार का अध्ययन कर रहे थे और हम लोग इस क्रम में वर्णों के भेदों का अध्ययन कर चुके हैं। वर्णों के भेदों का अध्ययन कर चुके से तात्पर्य वर्ण के 3 भेदों में से 2 का अध्ययन कर चुके हैं। जैसे वर्णों के भेद, तो मैंने आपको बताया था कि वर्णों के 3 भेद हैं। स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है अयोगवाह। तीसरा क्या है? अयोगवाह। तो हम लोग स्वरों का अध्ययन कर चुके हैं, व्यंजनों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग अयोगवाहों का अध्ययन करेंगे। ठीक, अयोगवाह। आज किसका अध्ययन करेंगे? अयोगवाह। देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अयोगवाह यानी जो आ के योग से अर्थ को वहन करे वही अयोगवाह है। अर्थात जो जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो, जो स्वरों के योग से अपने अर्थ को ग्रहण करते हैं, वही अयोगवाह है। न तो ये पूरी तरह से स्वर हैं, न तो ये पूरी तरह से व्यंजन हैं, बल्कि इनकी स्थिति स्वरों और व्यंजनों की बीच की है। इसीलिए आप लोग देखते हैं ना कि हमारी वर्णमाला में स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले अंग और अह लिखने की परंपरा है। अंग और अह लिखने की परंपरा है। ठीक, बातें समझ में आ रही है ना? तो इसीलिए इनका नाम अयोगवाह है। ये आके योग से अर्थ को ग्रहण करते हैं, अर्थात इनका प्रयोग बिना स्वरों के नहीं हो सकता है। ये स्वरों के योग से अर्थ को ग्रहण करते हैं। इनके उच्चारण में करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वैसे तो सामान्यतः व्यंजनों का उच्चारण भी स्वरों की सहायता से होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। व्यंजनों में क्या है, जैसे हम क कहते हैं तो पहले व्यंजन आता है, उसके बाद स्वर आता है। और अयोगवाह में क्या है, जस्ट इसका अपोजिट है। यदि हम अंग कहेंगे तो पहले स्वर आएगा, उसके बाद अयोगवाह आएगा। ठीक, यानी अनुस्वार जो है उसके बाद आएगा। तो स्वरों की सहायता से व्यंजनों का भी उच्चारण होता है, स्वरों की सहायता से अयोगवाह का भी उच्चारण होता है। अंतर इतना है कि स्वरों का उच्चारण करते व्यंजनों का उच्चारण करते समय व्यंजन वर्ण पहले आता है और स्वर वर्ण बाद में आता है। लेकिन अयोगवाह का उच्चारण करते समय स्वर पहले आएगा और अयोगवाह जो है बाद में आएगा। यही इन दोनों में अंतर है। इतनी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अब देखिए अयोगवाह क्या है। अयोगवाह अनुस्वार, ठीक, और अनुनासिक, अनुस्वार विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग, जिसको हम केवल एक बिंदी के रूप में लिखते हैं, इसको हम आगे 2 बिंदी लगाकर लिखते हैं। ठीक, आइए देखा जाए तो अयोगवाह के 2 भेद हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार जिनका उच्चारण नासिका से किया जाता है, जिनके उच्चारण में नासिका की सहायता लेनी पड़ती है। और किया क्या जाता है, ऊपर उस वर्ण के ऊपर एक बिंदी लगा दी जाती है, जैसे मंदिर है, ठीक, रंक, डंक इत्यादि। तो आप लोग देखिए, जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो मंदिर में म है, उसके बाद अंग है, फिर द, फिर छोटी ई, फिर र का आ। तो यही अयोगवाह है। ठीक है, तो अयोगवाह में अनुस्वार, अनुस्वार का चिन्ह क्या है, एक बिंदी ऊपर हम लगा देते हैं। इनका उच्चारण जो है नासिका से किया जाता है।
स्वरों और व्यंजनों के ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार का सिंबल एक बिंदी है जो स्वरों और व्यंजनों के ऊपर लगा दिया जाता है और इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। किससे किया जाता है? नाक से किया जाता है। विसर्ग, विसर्ग क्या है? आगे जो है दो बिंदी लगाई जाती है और इसका उच्चारण आधे ह की तरह किया जाता है। विसर्ग है, विसर्ग का चिन्ह क्या है? दो छोटी छोटी बिंदियां हैं जो सामने लगती हैं और इसका उच्चारण जो है आधे ह की तरह होता है। जैसे नमः, नमः, प्रातः, अंतः इत्यादि, ठीक, इत्यादि। अब देखिए कहीं कहीं अनुनासिक भी मिलता है। अनुनासिक, अनुनासिक, इसको हम चंद्रबिंदी की तरह, ऊपर इसका निशान क्या है? चंद्रबिंदी है। तो अनुनासिक क्या है? जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है। किससे होता है? मुख और नाक दोनों से होता है। जैसे पांच, आंच, जांच, ठीक, ऊंचा इत्यादि, ठीक, ये अनुनासिक है। अच्छा एक चीज और आपको हम बता दें, हल क्या है? हल, लोग कहते हैं ना हलंत लगाया गया है, तो हल का चिन्ह क्या है? आप लोग देखते होंगे हम व्यंजन वर्ण के नीचे एक तिरछी सी लाइन लगा देते हैं, यही हल का चिन्ह है। अगर किसी व्यंजन के नीचे यह हल चिन्ह लगा है तो इसका मतलब उस व्यंजन में स्वर वर्ण नहीं है। अगर हम केवल क लिखेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ आ इसमें छिपा हुआ है, और अगर नीचे ऐसे हलंत लग गया है तो इसका मतलब इसमें कोई स्वर नहीं है, यह स्वरहीन व्यंजन है। यानी कहा जाए तो शुद्ध रूप से यह व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं है। तो इस तरह से हमारा यह अयोगवाह का टॉपिक जो है यहीं कंप्लीट होता है। एक बार हम लोग देख लेते हैं। हम लोग वर्ण विचार का अध्ययन कर रहे थे। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण के भेदों का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, जिसमें स्वर व्यंजन का अध्ययन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज अयोगवाह का अध्ययन किए हैं। तो अयोगवाह क्या है? जो अ के योग से अर्थ ग्रहण करे वही अयोगवाह है। न तो ये स्वर है न तो ये व्यंजन है, बल्कि स्वर और व्यंजन के बीच के हैं। इसीलिए हमारे हिंदी वर्णमाला में या देवनागरी वर्णमाला में इन्हें स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले लिखा जाता है। आप लोग देखते हैं ना अंग और आह लिखने की परंपरा है, तो यही कारण है कि स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले इनको लिखा जाता है। इनका नाम अयोगवाह क्यों रखा गया? क्योंकि ये आ के योग से अर्थ को ग्रहण करते हैं, अर्थात बिना स्वरों के इनका प्रयोग नहीं हो सकता है। यदि हम हलंत युक्त व्यंजन लिखकर ऊपर अनुस्वार लगा दें या बगल में विसर्ग लगा दें तो यह गलत है, क्योंकि इस तरह इसका प्रयोग हो ही नहीं सकता है। हलंत युक्त व्यंजन वर्णों में इसका प्रयोग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये अयोगवाह है, ये आके योग से अर्थ को ग्रहण करते हैं, अर्थात बिना स्वर के इनका प्रयोग नहीं हो सकता है। अब बात आती है कि स्वरों का प्रयोग तो हम या स्वरों का प्रयोग हम व्यंजनों के भी उच्चारण करते समय करते हैं, फिर व्यंजन में इनमें अंतर क्या है? तो अंतर यह है कि जब हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमें स्वर की सहायता तो लेनी पड़ती है, लेकिन प्रारंभ में व्यंजन वर्ण आता है, उसके बाद स्वर वर्ण आता है। जस्ट इसका अपोजिट अयोगवाह में होता है। अयोगवाह में क्या है? इन स्वर पहले आएगा और अयोगवाह उसके बाद आता है, ठीक, यही अंतर है। ये दो है, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार को हम एक बिंदी के रूप में लिखते हैं, स्वर या व्यंजन के ऊपर में एक छोटा सा बिंदी लगा देते हैं, यही क्या है? अनुस्वार है। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है, जैसे मंदिर हो गया, रंक हो गया, डंक हो गया इत्यादि। अब देखिए माँ के ऊपर लगा हुआ है तो माँ है और उसके बाद आ है, आ के बाद अनुस्वार है, नहीं अंग है, ठीक।
विसर्ग सामान्यतः हम क्या करते हैं, बगल में 2 बिंदी लगा देते हैं, उसी को विसर्ग करते हैं। जैसे नमः है, प्रातः है, अंतः है इत्यादि। इसका उच्चारण आधे ह की तरह होता है। किसकी तरह होता है? आधे ह की तरह। ठीक। अनुनासिक क्या है? तो अनुनासिक को लिखते समय हम चंद्रबिंदी बनाते हैं, यानी आधा सर्कल बना के ऊपर एक डॉट लगा देते हैं। इसका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है। ठीक। जैसे पांच, आंच, जांच, कांच, ऊंचा इत्यादि। हल चिन्ह आप लोग जगह जगह देख रहे हैं हल चिन्ह। तो हल चिन्ह क्या है? किसी भी व्यंजन के नीचे जो तिरछी लाइन लगाई जाती है, इसी को हल चिन्ह कहते हैं। अगर यह तिरछी लाइन लगा दी गई है तो इसका मतलब कि यह व्यंजन वर्ण आधा है, अर्थात इसमें स्वर नहीं है। अब अगर केवल क लिखे हैं तो इसका मतलब है कि क में है। अब अगर हलंत लग गया तो इसके मतलब इसके अंदर अ भी नहीं है, कोई स्वर नहीं है। तो इस तरह से हम लोग वर्णों के भेदों का अध्ययन कर चुके हैं। एक बार मैं रिवाइज भी करा दिया हूं। आप लोग एक व्यवस्थित नोट्स बना लीजिएगा। यदि कहीं कोई कमी हो, आपको लगता है कोई चीज स्पष्ट नहीं हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना कमेंट डाल दीजिएगा। अगला वीडियो बनाने के पहले हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।